हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापाथ इंजीनियर्स पे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एस्टिमेशन कास्टिंग। एस्टिमेशन कास्टिंग का इसका भी क्विक रिवीजन करेंगे हम। पहला चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन, और आपका एक ऑलरेडी सब्जेक्ट चल रहा है बिल्डिंग मटेरियल। तो और आज से आपका एस्टिमेशन कास्टिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेट क्या होता है? जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाने जाते हैं, तो बिल्डिंग बनाने से पहले आपको जो है टेक्निकल सैंक्शन लेना पड़ेगा। अगर कहीं जैसे बिल्डिंग बनाना है, रोड बनाना है, ये सब बनाना है, तो आपको उसके लिए कोई ना कोई स्वीकृत चाहिए किसी ना किसी से। तो आप अपने घर में हैं तो अपने बड़े पापा से पूछना पड़ेगा एक बार, पापा हमको घर बनाना है। हाँ, इसी प्रकार से जैसे आपको, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो जैसे आपको देख रहे हैं कि यहाँ किसी कहीं पे रोड वगैरह नहीं है, जाम पड़ रही है रोड पे, तो आप सोचेंगे कि क्यों ना यहाँ पे जैसे एक ओवरब्रिज बना दिया जाए, जिससे यहाँ पे जो है जाम की समस्या समाप्त हो जाए। तो उसके लिए भी आपको टेक्निकल सैंक्शन लेना पड़ेगा किसी अपने अधिकारी वगैरह से। तो इसके लिए जो है हम एस्टिमेट निकालते हैं कि कोई अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट पहले लिया जाता है। ये जो है आपका एक्चुअल एस्टिमेट नहीं होता है, ये आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है। चलिए देखते हैं एस्टिमेट। एस्टिमेट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ ए वर्क बिफोर एक्सक्यूशन। किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसकी संभावित लागत ज्ञात करना ही प्राक्कलन कहलाता है। जैसे मेरे पास कोई एक बिल्डिंग ये हो गई, बनाना है, मेरे को यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाना है 2 फ्लोर की। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट जो है डाटा नहीं निकाल सकता, क्योंकि अब आगे चल के हमारा जो है रेट भी इधर उधर मार्केट रेट वैरी कर सकता है। हाँ, आपका जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी देखना पड़ेगा आपको, कितना क्या चाहिए। तो यहाँ पे देख, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम पैसे में हमारा सब ये बन जाए। तो वहाँ पे जो है हम देखेंगे कि कौन नजदीकी स्टोर है जहाँ पे हम सामान ले सकते हैं, ये सब देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे आपका बिल्डिंग हो गया बनाना है, तो इसको हम पहले बनाना है, ये प्लॉट पड़ा है, तो इसमें कितना पैसा लग जाएगा इसको बनाने के लिए, इसलिए हम जो है एस्टिमेट बनाते हैं। नेक्स्ट, आपका टाइप ऑफ एस्टिमेट क्या होता है? आपका एक होता है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, रफ कास्ट ऑफ पर्पस वर्क। यानी कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट जो होता है आपको रफ कास्ट याद करने के लिए किया जाता है, यही सबसे पहले एस्टिमेट किया जाता है। डिटेल्ड एस्टिमेट क्या होता है? डिटेल्ड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड कास्ट। यानी कि जितने भी, जैसे आपको सीमेंट लगेगा, सरिया लगेगी, ब्रिक लगेगा आपका, और जितना भी जो कुछ भी लगता है, सैंड वगैरह लगता है आपका, और ये सब इनके भी जो चार्जेज होते हैं जुड़ते हैं डिटेल्ड एस्टीमेट में। रिवाइज एस्टीमेट क्या होता है? प्रिपेयर्ड व्हेन कास्ट एक्सीड ओरिजिनल कास्ट। अगर इस कास्ट की कोई भी कास्ट मतलब कि 5% से ज्यादा वेरी कर जाए, तो जो है इसको हम रिवाइज एस्टीमेट का यूज करेंगे। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है? जैसे आपने यहाँ रोड किसी से बनवाया, किसी कंट्रक्टर से, आपने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक रोड बना दी जाए जिससे हमको कोई दिक्कत भी ना हो यहाँ पे आने के लिए। तो जो है कंस्ट्रक्टर कंट्रक्टर क्या कहेगा कि सर आप हमको जो है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट ऐड कर दीजिए, हम आपको रोड बना के दे देंगे। तो वहां पे जो है आप उसको सप्लीमेंट्री एस्टीमेट दोगे, जिससे आपको ये रोड बना के अलग से दे देगा। एनुअल रिपेयर एस्टीमेट, जैसे आपका कोई बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है, इसमें अब इसमें क्रैक वगैरह देखने को मिलने लगे, या फिर कहीं सोच रहे हैं कि आप चलो बहुत दिन से आपका पेंट नहीं हुआ घर, को भी करवाते हैं, ये भी आपका एनुअल रिपेयर एस्टीमेट के अंतर्गत आएगा। आइटम रेट एस्टीमेट क्या होता है आपका? जैसे ये आपका सीमेंट हुआ, ये आपका सैंड हुआ, ये आपका एग्रीगेट हुआ, ये आपके एग्रीगेट हुए, ये आपका ब्रिक हुआ। तो यहाँ पे जो है हर आइटम का रेट जो है अलग अलग लिया जाता है। इस वजह से जो है कि आइटम रेट एस्टिमेट निकालते हैं। नेक्स्ट आपका होता है आपका उसी में हो गया है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। इट गिव्स रफ कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यह आपको रफ कास्ट कंस्ट्रक्शन के रूप में देता है। प्रिपेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, यानी कि जब आप अपने किसी बड़े से जो है बात करके लेते हैं, वो करते हैं, अप्रूवल करते हैं, जैसे आप जेई हैं और आपको
ऊपर पहुंचाना है बात, सर यहाँ पे जो है जाम लग रहा है, रोड बनाना है, तो क्या हम किसी से मतलब कि अपने ऊपर अधिकारी से बात करेंगे कि सर हमको ऐसी ऐसी बात है, जाम लगता है, रोड बनाना है। तो कहा गया हाँ देखते हैं, फिर आपका जो है कितना लैंड एरिया है, क्या है, कैसे का मतलब है, सब डिटेल में जानकारी करे, देखेगा, फिर देखेगा कि फंड है या नहीं है, उस हिसाब से बात करके बताएगा आपको कि बनाना है या नहीं बनाना है, अभी चलने दो इसे। तो वहां पे जो है प्रिलिमिनरी एस्टीमेट क्या किया निकाला बनाया जाता है, आपको पूछेगा कितना कास्ट आएगा, तो आपसे पूछेगा मैं आपके पास माना कि 10 करोड़ का बजट है, उसने कहा कि सर अप्रोक्सीमेट जो है 7-8 करोड़ लग जाएगा, तो आपको कहेगा चलिए बना लीजिए कोई बात नहीं। अगर आपका यही कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आपका 10 करोड़ उसका बजट है, तो अगर वो 15 करोड़ का बताए तो कहेगा सर भाई मेरे पास बजट नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास तो सर तो भाई अब नहीं बना सकते हैं, तो इसको ऐसे ही चलने दीजिए, तो उसको में जो है नहीं बन पाएगा। 5% एक्स्ट्रा अमाउंट इज एडेड फॉर कंटेंजेंसी, यानी कि 5% आपका अमाउंट जो है कंटेंजेंसीज के रूप में इसमें ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट रेट एस्टीमेट। यूनिट रेट एस्टीमेट क्या होता है आपका? यूनिट रेट एस्टीमेट होता है कास्ट इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट इनटू यूनिट रेट, या अभी बताया मैंने, जैसे आपका ये सीमेंट हो गया, आपका ये आपका यहाँ पे सैंड वगैरह हो गया, और आपका जो है एक सरिया वगैरह हो गया, तो इनकी अलग अलग कास्ट की जो है जानकारी ज्ञात करना हमको जानकारी ज्ञात होता है, और उनको रेट से यूनिट रेट होगा, जैसे सीमेंट का रेट इस समय 450 रुपए पर बैग है, तो उसका यूनिट रेट, और सरिये का रेट 5,000 रुपए कुंटल है, जैसे अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, तो उसको नंबर ऑफ यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट रेट एस्टीमेट कहलाएगा। नेक्स्ट प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट क्या होता है? जैसे आपका कोई बिल्डिंग है, तो यहाँ का ये जो प्लिंथ एरिया होगा, प्लिंथ नीचे छोड़ते हैं हम, तो प्लिंथ एरिया जितना होगा उसको प्लिंथ एरिया रेट से, जितना भी आपके इधर प्लिंथ एरिया रेट चल रहा होगा उसको प्लिंथ एरिया रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो है आपका कॉस्ट निकल के आ जाएगी। कवर्ड एरिया एट फ्लोर लेवल इज कंसीडर्ड, यानी कि प्लिंथ स्तर का आच्छादित क्षेत्रफल लिया जाता है, यानी कि माना कि ये आपका प्लिंथ एरिया हो गया बिल्ड, तो इसमें प्लिंथ एरिया शामिल किया जाता है। क्यूब रेट एस्टीमेट, क्यूबिकल रेट कंटेंट एस्टीमेट होता क्या है? कॉस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू रेट पर क्यूबिक मीटर, यानी कि इसमें रेट को क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, और वॉल्यूम लेते हैं लंबाई चौड़ाई, जैसे आपकी बिल्डिंग हुई इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ की हाइट कितनी है, और इसकी विड्थ कितनी है, ये चारों देख करके जो है आपका क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट बनाया जाता है। परसेंटेज रेट एस्टीमेट क्या होता है? प्रिपेयर्ड ऑन परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कास्ट, यानी कि यह जैसे आप इसका बिल्डिंग बनाए, इसमें टोटल कास्ट लग गई 10 लाख रुपए, तो इसका 10 लाख का जो है इसमें परसेंटेज के हिसाब से निकाला जाता है, कितना परसेंट किसको कहाँ देना है, ये सब निकाल करके किया जाता है। टिपिकल वे मेथड। टिपिकल वे मेथड जो है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, ये आपका एक अप्रोक्सीमेट मेथड होता है। नंबर ऑफ बे इनटू बे रेट, यानी कि कितने जो है बे की संख्या है, और बे ऑफ रेट क्या चल रहा है, ये जनरली हम बे टिपिकल वे मेथड बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने में करते हैं। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड इन फॉर रिपीटिव स्ट्रक्चरल यूनिट, यह विधि दोहराए जाने वाले संरचनात्मक भागों के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पे ब्रिज बनाना है, ब्रिज क्योंकि हम गया, और हाँ टिपिकल वे मेथड है, यहाँ पे आपको ब्रिज बनाना है। ब्रिज में क्या है, जनरली जो है स्ट्रक्चरल यूनिट रिपीटेड होती है, जैसे यहाँ पे आपका अपार्टमेंट हुआ, फिर दिन आपका पियर हुआ, फिर नेक्स्ट पियर, फिर नेक्स्ट पियर, फिर यहाँ पे अपना अपार्टमेंट हुआ, तो यहाँ पे से यहाँ तक का जो रखेंगे वो एक स्पान हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक का होगा दूसरा स्पान हुआ, यहाँ से यहाँ तक का तीसरा स्पान होगा, इस तो यहाँ पे जो है हर स्ट्रक्चरल यूनिट सेम है। एक स्ट्रक्चरल यूनिट आपका ये हो गया, दूसरा स्ट्रक्चरल यूनिट, तीसरा स्ट्रक्चरल यूनिट आपका ये हो गया, चौथा स्ट्रक्चरल यूनिट आपका ये हो गया, इस हिसाब से हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट
डिटेल्ड एस्टिमेट क्या होता है? ए डिटेल्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग डिटेल्ड ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन, यानी कि हम डिटेल्ड एस्टिमेट ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन के आधार पर तैयार करते हैं। आपकी क्या ड्राइंग है और इसमें क्या जरूरतें होंगी, क्या आप चाहते हैं, और कैसे हमको स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है हमको प्रॉपर सिस्टम बनाने के लिए, जैसे सीमेंट सैंड एग्रीगेट का जो रेशियो चाहेगा जो रेशियो मैं बताऊंगा वो आपको बना के देना है अच्छे से अच्छा जिसे बने। इट इंक्लूडेड द क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क, इसमें प्रत्येक मद की मात्रा और लागत भी शामिल होती है। इट इज मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड, यह एक बहुत ही एक्यूरेट और रिलायबल मेथड होता है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर टेक्निकल सैंक्शन, यानी कि आपको तकनीकी स्वीकृत लेने के लिए इसे बनाया जाता है। इट आल्सो यूजफुल फॉर एक्सक्यूजन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि परियोजना के निष्पादन में भी उपयोगी होता है। नेक्स्ट, आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट, आपके डिटेल्ड एस्टीमेट के क्या ऑब्जेक्ट हैं? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज अप्रूवल, यानी कि प्रशासनिक स्वीकृत के लिए हम डिटेल्ड एस्टीमेट भी बना सकते हैं। फॉर टेक्निकल सैंक्शन के लिए टू नो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि एक्चुअल कंस्ट्रक्शन की क्या लागत लगेगी उसको ज्ञात करने के लिए भी करते हैं। टू डिटरमाइन अर्नेस्ट मनी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट और अर्नेस्ट मनी को भी जमा करने के लिए कितना लेंगे। अब आपका जैसे कोई बिल्डिंग बनाना है तो उसमें पहले आपको अर्नेस्ट मनी जमा करना होता है। जैसे हम भरे, आप भरे, 8-10 लोग मिल करके भर दिए टेंडर, अब सबको अर्नेस्ट मनी देना पड़ेगा कुछ ना, जितना भी अप्रोक्सीमेट 2% दिया जाता है सर। तो जो है अर्नेस्ट मनी जब हम जमा कर देंगे, सबको जमा करना पड़ेगा जितने लोग भी टेंडर फिल करेंगे। अगर उसमें जैसे अब उसमें किसी एक को टेंडर मिला, सबको तो टेंडर मिलेगा नहीं, एक किसी एक पर्सन को तो मिलेगा। अगर जैसे हमको नहीं मिला, आपको मिल गया, तो क्या होगा, हमको टेंडर नहीं मिला तो हमारा अर्नेस्ट मनी वापस हो जाएगा टोटल, और आपका अर्नेस्ट मनी नहीं वापस होगा तो आगे चल करके आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा। जैसे आपने, क्योंकि आपको टेंडर मिल चुका है, फिर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप जो है मालिक के प्रति वफादार बने रहे, इस वजह से आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है जमा करना पड़ता है। अगर आप जो है उसकी बातों का नहीं ध्यान में रखते हैं, करके करते हैं अपने मन से बनाते हैं कोई बिल्डिंग वगैरह, तो वो कहेगा भाई ऐसा नहीं काम चलेगा। अगर आप लेट भी, तो अगर जैसे बाय द वे कभी कभी प्रोजेक्ट लेट भी चल जाता है, हो जाता है, तो उसमें से आपका मालिक जो होगा वो पैसे काटना चालू करेगा, ऑनर को पैसा काटना चालू करेगा, कहेगा हम नहीं कराएंगे, और आपका जो है प्रोजेक्ट कैंसिल भी कर सकता है। अगर आप उसकी बातों को मान करके जो है नहीं बिल्डिंग बना रहे तो आपका प्रोजेक्ट भी कैंसिल कर सकता है। फॉर इनवाइटिंग टेंडर्स, यानी कि टेंडर को आमंत्रित करने के लिए, ये टेंडर को बुलाने के लिए भी आप हम जो है डिटेल्ड एस्टीमेट बनाते हैं। टू नो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड रिक्वायर्ड मटेरियल, परियोजना की अवधि और आवश्यक सामग्री जानने हेतु भी डिटेल्ड एस्टीमेट ज्ञात करते हैं। अगर आप, हाँ, जैसे प्रोजेक्ट लेट डिले हुआ, अगर उसमें कोई नेचुरल, मतलब कि प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आ गई, जैसे आपका नेचुरल में क्या आता है, जैसे रैन होने लगी, आज कंस्ट्रक्शन साइट मैंने चालू की, देखा कि पूरा महीने बारिश ही हो रही है, तो आप कंस्ट्रक्शन उसमें थोड़ी ना कर सकते, तो आप ऑनर से बताएंगे सर ऐसा ऐसी बात है कि जो है कंस्ट्रक्शन नहीं चालू नहीं हो सकता है, तो कहेगा कोई बात नहीं, फिर अगले मंथ देख लेना, तो अगले मंथ आप स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट आपका आता है आइटम रेट और डिटेल्ड एस्टिमेट। इट इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड, जहाँ ये कि एक्यूरेट मेथड होता है। आइटम रेटिंग मेथड में क्या होता है, सीमेंट एंड एग्रीगेट के अलग अलग रेट उसमें अपना देना होता है, कितना किलो सीमेंट लगेगा, कितना बैग लगेंगे, और कितना कुंटल सरिया लगेगा, कितने जो है नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे, ये सब दिया होता है। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन एडिशनल वर्क इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, यानी अगर कंस्ट्रक्शन वर्क के में को करते हुए अगर आप जैसे बिल्डिंग बनाए, तो आप वहां पे कहीं देखेंगे बाद में कि यहाँ पे आने जाने के लिए कोई रास्ता भी तो चाहिए हमको, तो वहां कहेंगे आप
कॉन्ट्रैक्टर से कि ऐसा है, हमारे लिए एक रोड भी बना दो आप, हम तुमको जो है सप्लीमेंट्री बना के दे देंगे, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। तो कहा ठीक है, हम बना के दे देंगे। तो आपको सप्लीमेंट्री एस्टीमेट भी बनाना पड़ेगा। रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या होता है, अगर आपका ओरिजिन जो है कॉन्ट्रैक्टर का जो है पैसा 5% से ज्यादा लग रहा है, जैसे आपने यहाँ बिल्डिंग बनाई, देखा कि मार्केट में रेट रेट का दाम ज्यादा बढ़ गया या ज्यादा घट गया, तो 5% का जो है, वैसे कॉन्ट्रैक्टर कहाँ करता है ऐसा कि उसको प्रॉफिट होगा तो जो है वो बात ही नहीं बताएगा ही नहीं, सर मार्केट में दाम गिर गया है। अगर 5% से ज्यादा लग रहा है तब तो कहेगा कि भैया मेरा पैसा जा रहा है, ऐसा है, आप हमें रिवाइज एस्टीमेट बना के दो। तो रिवाइज एस्टीमेट बना के कहेगा चलो फिर, जब मार्केट में जो है रेट बढ़ गया है तो हम बना के दे देंगे, आपका भी लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे इसका रेट बढ़ गया तो कहेगा सर 5% ऐसा है, हमारा 5% से ज्यादा पैसा लग रहा है, हमारा लॉस हो जा रहा है, मैं अपने जेब से लगा रहा हूँ। तो ऑनर कहेगा कि चलो ठीक है, मैं बना के दे रहा हूँ, आप ले लेना। तो डिवाइड एस्टीमेट कहलाता है, अगर 5% से अधिक किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का पैसा लग जाता है तो डिवाइड एस्टीमेट कहलाता है। एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टीमेट, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क, इसका यह वार्षिक मरम्मत और अनुरक्षण कार्यों के लिए तैयार किया जाता है। इट इज इंक्लूडेड व्हाइट वॉशिंग, पेंटिंग एंड माइनर रिपेयर वर्क, यानी छोटे मोटे कार्य इसमें जोड़े जाते हैं। जैसे आपको सफेदी करना है किसी भी बिल्डिंग पे, पेंट करना है, और आपका क्रैक वगैरह आ गए उनको भरना है, फिल करना है, सही करना है, इन छोटे छोटे कार्यों के लिए मेंटेनेंस एस्टीमेट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी ऑफ एस्टीमेट, डिटेल्ड एस्टीमेट इज मोर एक्यूरेट देन क्यूब रेट एस्टीमेट, यानी कि आपका डिटेल्ड एस्टीमेट जो होता है क्यूब रेट से सबसे अधिक परिशुद्ध होता है। क्यूब रेट एस्टीमेट इज मोर देन एक्यूरेट देन प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, क्यूब रेट एस्टीमेट जो होता है आपका प्लिंथ एरिया से ज्यादा जो है सही होता है। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट इज मोर एक्यूरेट देन रफ एस्टीमेट, यानी कि प्लिंथ एरिया जो होता है आपका रफ एस्टीमेट से ज्यादा सही होता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, इन बिल्डिंग एस्टीमेट द फर्स्ट आइटम जनरली क्लियरिंग ऑफ द साइट, यानी कि बिल्डिंग एस्टीमेट में सर्वप्रथम पहला काम ये होता है कि हमको साइट को साफ करना होता है। क्वांटिटी as calculated based on PWD शेड्यूल ऑफ रेट और मार्केट रेट, यानी कि क्वांटिटीज जो होती हैं, जैसे आपका सीमेंट हुआ, सैंड हुआ, एग्रीगेट हुआ, आपका जो है बार हुए, एनफोर्समेंट वगैरह हुआ, इन सब का जो है रेट, और आपके जो ये लेबर चार्ज हुआ, मैसन चार्ज हुआ, ये सब चार्ज जो है पीडब्ल्यूडी रेट शेड्यूल, और पीडब्ल्यूडी एक आपका शेड्यूल ऑफ रेट जारी करता है, वहां से आपको जो है देना होता है, उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। द टोटल प्रोजेक्ट कास्ट समरी इज कॉल्ड अबस्ट्रैक्ट एस्टीमेट, परियोजना की कुल लागत का सारांश अबस्ट्रैक्ट एस्टीमेट कहलाता है, यानी कि जैसे आपने एस्टीमेट का पूरा डिटेल में दिया है कि ऐसे ऐसे करना है, इतने का मिलेगा, लेबर इतने में मिलेगा, मैसन इतने में मिलेगा, कोई भी मटेरियल इतने में मिलेगा, तो उसको हम अबस्ट्रैक्ट एस्टीमेट कहते हैं। Estimate based on detailed drawing is known as quantity survey method. Estimate यानी कि आपका डिटेल ड्राइंग जो होता है उसे क्वांटिटी सर्वे मेथड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड परसेंटेज प्रोविजन, यानी कि आप क्या प्रोविजन रखेंगे किसी भी, जैसे आपका कंटेंजेंसीज चार्ज, कंटेंजेंसीज क्या होता है आपका कंटेंजेंसी चार्ज, जैसे आपकी टीम इंजीनियर, एज ए इंजीनियर आप काम कर रहे हो, तो इंजीनियर आपको काम कर रहे हो, तो उसमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो जिनका कोई खास रोल नहीं होता, जैसे आपका एक हो गया मुंशी वगैरह होते हैं, और आपका ये होते हैं जैसे खाना बनाने वाले होते हैं। अब वहां पर काम करोगे, खाना बनाओगे, या फिर आपका आप वहाँ कितना मटेरियल है ये सब देखोगे, बचाओगे रात में चोरों से, भाई कंस्ट्रक्शन साइट पे चोरी होने का डर रहता है, तो उसके लिए मुंशी वगैरह हम रखते हैं कि रात में हमारा बचाएगा बाहर बैठ के, कीपर वगैरह। तो उसके लिए हम 3 से 5% प्रोविजन ऐड कर देते हैं। वर्क चार्ज इज जनरली टू 2%। कार्य प्रभारी स्थापना
मान्यता जो है 1.5 से 2% लिया जाता है। टूल एंड प्लांट्स जनरली 1 to 1.5% टूल और प्लांट के लिए जो है 1 से 1.5% लिया जाता है। डिपार्टमेंटल और वर्क चार्ज आर जनरली 10 से 15%। डिपार्टमेंटल चार्ज जो है, जैसे मैंने अपना कार्य किसी अदर डिपार्टमेंट से करा लिया तो उसको भी तो पैसा चाहिए, तो उसके लिए हम 10 से 15% चार्ज रखते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ वर्क, पिटी वर्क कॉस्ट लेस देन 20,000। अगर आपका कॉस्ट 20,000 रुपीज से नीचे है तो उसको हम पिटी वर्क में शामिल करेंगे। माइनर वर्क क्या होता है? कॉस्ट बिटवीन 20,000 to 1 लाख रुपीज। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 20,000 से 1 लाख के बीच में है तो उसे हम माइनर वर्क के नाम से भी जानते हैं। मेजर वर्क क्या होता है? आपका कॉस्ट मोर देन 1 लाख। अगर आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 1 लाख के ऊपर है तो उसे हम मेजर वर्क के रूप में डिवाइड करते हैं। डिडक्शन इन ओपनिंग जनरल रूल, नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर आप 0.1 मीटर स्क्वायर से ओपन एरिया है तो उसमें कोई कटौती नहीं करेंगे। नो डिडक्शन इज मेड फॉर एंड ऑफ बीम, पोस्ट, राफ्टर्स एंड पर्लिन अप टू 0.05 मीटर स्क्वायर। अगर आपके घर में कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में पर्लिन और बीम वगैरह ये सब है 0.05 मीटर स्क्वायर तक के हैं तो उनमें जो है कोई भी डिडक्शन नहीं करेंगे। नो डिडक्शन इज मेड फॉर बियरिंग एंड सनसेट अप टू 10 सेंटीमीटर थिकनेस। आपके बिल्डिंग एरिया में जैसे ये बिल्डिंग होता है, सनसेट क्या होता है? यहाँ पे आपका जैसे एक गलत बन गया, सॉरी, 1 मिनट, फिर से बना रहा हूँ। ये आपका जैसे बिल्डिंग है, तो फिर ही बना है। ये आपका जैसे बिल्डिंग है, यहाँ पे आपको भाई वायर विंडो वगैरह भी तो चाहिए। विंडो जनरली हम एक आमने सामने रखते हैं ताकि एयर का सर्कुलेशन हो सके। तो यहाँ पे जो है विंडो होगा तो यहाँ पे कहोगे डायरेक्ट धूप हमारे घर में ना आने पाए, तो यहाँ पे हम ऊपर विंडो के जस्ट ऊपर विंडो लेवल जहाँ पे होता है विंडो रखते हैं, उसके थोड़ी ऊंचाई पर एक हम पत्थर का संरचना ऐसे निकाल देते हैं बाहर। 1 मिनट, ज्यादा ही बड़ा कुछ बन गया। ऐसे हल्का सा बाहर सा कुछ बाहर घर के बाहर निकलता रहता है, उसे सनसेट कहते हैं हम। अगर ये इसकी मोटाई 10 सेंटीमीटर से अधिक है तो उसमें कोई हम डिडक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका फॉर प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग एज पर IS 12,000। ये IS कोड वगैरह बहुत ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वगैरह होते हैं। नो डिडक्शन इज मेड फॉर एंड ऑफ बीम, पोस्ट एंड राफ्टर्स। यानी कि बीम, खंभों और राफ्टर के सिरों पर कोई भी कटौती नहीं करते हैं। नो डिडक्शन इज मेड अप टू ओपनिंग 0.5 मीटर स्क्वायर एंड दीज ओपनिंग आर नॉट एडेड। 0.5 वर्ग मीटर स्क्वायर तक के खुले स्थानों के लिए जो है कोई कटौती नहीं की जाती है तथा इनमें जोड़ा भी नहीं जा सकता कुछ भी। फॉर ओपनिंग मोर देन 0.5 मीटर स्क्वायर एंड अप टू 0.3 मीटर स्क्वायर डिडक्शन इज मेड फॉर वन फेस। अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से अधिक और 3 वर्ग मीटर स्क्वायर तक के बीच में अगर आपका ओपन एरिया है तो उसमें हम केवल एक ही तरफ जो है डिडक्शन कर सकते हैं। फॉर ओपनिंग मोर देन 3 मीटर स्क्वायर डिडक्शन इज मेड फॉर बोथ फेस एंड जैम्स, सॉफेट एंड सिल्स आर एडेड सेपरेटली। 3 वर्ग मीटर से अधिक ओपन एरिया है तो हम दोनों साइड कर सकते हैं डिडक्शन। नेक्स्ट, स्टेप फॉर अप्रूवल वर्क, यानी कि अप्रूवल लेने के लिए हमको कौन कौन से स्टेप होने चाहिए। पहला आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होना चाहिए, प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी। फिर आपका व्यय स्वीकृति मिले देना होगा कि आपको जो है इतना हमारा पैसा लगेगा, एक्सपेंडिटिव सैंक्शन होगा। फिर आपका टेक्निकल सैंक्शन होगा, यानी कि वहाँ पे इंजीनियर वगैरह विजिट करेंगे कि हाँ बनाने लायक है स्ट्रक्चर, यहाँ की बनाने से हमारा प्रॉफिट होगा या नहीं होगा या लॉस होगा। अगर लॉस होगा तो टेक्निकल सैंक्शन कहेगा कि नहीं बनाना है, अगर प्रॉफिट होगा तो कहेगा कि ठीक है बना लो। तो सभी लोग अपने प्रॉफिट में होते हैं, कोई अपना लॉस नहीं चाहता है। क्रिएशन ऑफ फंड, यानी कि फिर आपको फंड देखा जाएगा कि फंड है इतना अवेलेबल कि नहीं है। अगर फंड अवेलेबल होगा तो कंस्ट्रक्शन वर्क चालू करो,
अगर नहीं है तो कहेगा भाई हमारे पास फंड नहीं है, हम नहीं चालू कर सकते। रिप्रोपोर्शन ऑफ फंड यानी कि पुनर्नियोजन होता है। फिर आपका लैप्स ऑफ सैंक्शन होता है। नेक्स्ट आपका इसेंशियल डाटा फॉर प्रोपोर्शन ऑफ एस्टीमेट, यानी कि हमें एस्टीमेट बनाने के लिए क्या क्या डाटा होना चाहिए। आपका ड्राइंग होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन क्या है, रेट ऑफ आइटम होना चाहिए, सीट ऑफ स्केल होना चाहिए, साइट एंड सोर्स ऑफ मटेरियल होना चाहिए। ये तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वरना आप काम कहाँ करोगे अगर आपकी कोई साइट नहीं होती। एस्टिमेटिंग फाइल होनी चाहिए आपकी, क्या रेट लगेगा कोई भी सीमेंट साइट वगैरह, तो एस्टिमेटिंग फाइल भी होनी चाहिए। एरिया ऑफ बिल्डिंग क्या होता है, प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया इज इक्वल टू बिल्टअप एरिया माइनस डिडक्शन, यानी कि प्लिंथ एरिया जो होता है आप बिल्टअप एरिया में से डिडक्शन करते हैं जो, वो प्लिंथ एरिया होता है। प्लिंथ एरिया मीन कवर्ड एरिया मेजर्ड एट फ्लोर लेवल फ्रॉम आउटर डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग। कुर्सी क्षेत्रफल का अर्थ यह होता है कि भवन के फर्श स्तर पर बाहरी आयामों में मापा गया क्षेत्रफल, यानी कि जैसे आप की ये बिल्डिंग हो गई, इसकी एक लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, बाहरी आयामों में मापा गया ये क्षेत्रफल होता है। यहाँ से यहाँ तक आपकी लेंथ हो गई, यहाँ से आपका यहाँ तक विड्थ हो गई। बाहरी आयामों में जो एरिया मापा जाता है उसे हम प्लिंथ एरिया कहते हैं। नेक्स्ट, इंक्लूडेड एरिया एज पर IS 3861/2002, एरिया ऑफ पोर्च अदर देन कैंटिलीवर। कैंटिलीवर और पोर्च को छोड़कर जो है पोर्च का क्षेत्रफल होता है वो इंक्लूडेड एरिया कहलाता है। इंटरनल सैनिटरी शाफ्ट नॉट exceeding up to 2 मीटर स्क्वायर एसी डक्ट एंड लिफ्ट। 2 वर्ग मीटर तक के जो है आपके सॉफ्ट जो हो गए हैं एसी डक्ट और लिफ्ट होते हैं, ये भी आपका इंक्लूडेड एरिया में आते हैं। ओपनिंग ऑफ एलिवेटर्स, डोर एंड विंडो, ये भी आपका इंक्लूडेड एरिया में आएगा। मशीन रूम एंड पोर्ट्स एक्सक्लूडिंग कैंटिलीवर वंस, कैंटिलीवर को छोड़ करके मशीन रूम और पोर्ट भी आपका जो है इंक्लूडेड एरिया में आएगा। इफ देयर is common work between two buildings, half area of such wall is considered। यह दो, जैसे कोई ये बिल्डिंग हुआ आपका और आपके पड़ोसी की यही दीवार आपके पड़ोसी की भी है, तो इसमें से जो है आधा क्षेत्रफल ही लिया जाएगा इंक्लूडेड एरिया में। नेक्स्ट, एक्सक्लूडेड एरिया क्या होगा, आर्किटेक्चरल बैंड हो गया, जैसे कॉर्निस हो गया, कैंटिलीवर पोर्च हो गया, ये सब आपका एक्सक्लूडेड एरिया में आते हैं। इंटरनल सैनिटरी शॉफ्ट ऑफ मोर देन 2 मीटर स्क्वायर, इंटरनल सैनिटरी शॉफ्ट आपका अगर 2 मीटर स्क्वायर से अधिक है वो भी एक्सक्लूडेड एरिया में आएगा। ओपन स्टेयर के साथ ओपन प्लेटफॉर्म आपका ओपन, ये भी एक्सक्लूडेड एरिया में आएगा। हेडरूम ऑफ टेरेस लेवल एंड टेरेस एट फर्स्ट फ्लोर, ये भी आपका एक्सक्लूडेड एरिया में आएगा। एरिया ऑफ लॉफ्ट एंड बालकनी, बालकनी क्या होता है, बालकनी कहाँ गया यार पेज, एक्सक्लूडेड एरिया, हाँ यही है। जैसे आपकी ये बिल्डिंग है, यहाँ पे कैंटिलीवर स्ट्रक्चर होता है, एक कैंटिलीवर, यहाँ पे लोग जा करके और नीचे से कोई रोड निकली होती है। हम नहीं चाहते कि जो है हमारे बिल्डिंग के नीचे जो है रोड है कि रोड पे आवागमन ठप हो जाए या कुछ हो जाए, तो भाई हमको भी दिक्कत होगी, लोग निकलेंगे, तो हम ऊपर एक बालकनी निकाल देते हैं, अपने घर का नजारा, घर के चारों तरफ यहाँ से नजारा देख सकते हैं। इसको भी एक्सक्लूडेड एरिया में शामिल किया जाता है। स्पाइरल स्टेयरकेस एक्सक्लूडिंग लैंडिंग, स्पाइरल सीढ़ी भी आपका एक्सक्लूडेड एरिया में आएगा। टावर एंड डोम्स प्रोजेक्ट एबव टेरेस लेवल, माना कि ये टेरेस लेवल हुआ, ये छत के ऊपर जैसे टावर लगा है आपका, कोई गुंबद नुमा संरचना बना है, ये भी आपका एक्सक्लूडेड एरिया में ही आएगा। नेक्स्ट, फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया मींस द यूजेबल कवर्ड एरिया मेजर्ड एट टॉप लेवल एक्सक्लूडिंग वॉल थिकनेस, यानी कि फ्लोर एरिया का अर्थ है फर्श स्तर पर मापा गया उपयोगी आच्छादित क्षेत्रफल जिसमें दीवारों की मोटाई भी शामिल नहीं होती है। जैसे आपका ये कोई बिल्डिंग हुई, ये कोई बिल्डिंग हुई, एक मिनट, यहाँ से नहीं बनाते हैं, इससे बनाते हैं। जैसे आपका कोई बिल्डिंग हुई,
इसमें आपके वॉल की थिकनेस भी होगी कुछ ना कुछ, माना कि ये आपके वॉल की थिकनेस है। फ्लोर एरिया आपका जो इंटरनल ए होगा एरिया, ए वाला एरिया आपको जो है आपका फ्लोर एरिया कहलाएगा। इसमें जो है वॉल की थिकनेस वगैरह ऐड नहीं की जाती है। ये वाली थिकनेस जो है आपका चारों साइड पे नहीं ऐड की जाएंगी। फ्लोर एरिया के अंतर्गत वॉल थिकनेस नहीं ऐड की जाती है। ओपन डक्ट्स एंड वॉल आर नॉट इंक्लूडेड फ्लोर एरिया। ओपन डक्ट हो, ओपनिंग हो गया कहीं पे, आपने यहाँ पे माना कि कहीं पे रख दिया, विंडो वगैरह रख दिया या वो दरवाजा रख दिया इस साइड, तो यहाँ पे जो है इसको भी हम फ्लोर एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। रूम, किचन, स्टोर, बाथ, डब्ल्यूसी ईटीसी इंक्लूडेड इन फ्लोर एरिया। अब यहाँ पे जैसे आपने बनाया किचन, यहाँ पे आपने किचन बनाया, यहाँ पे आपने बनाया अपना बेडरूम, ये बेडरूम हुआ, ये आपका जो है बरामदा वगैरह हुआ। तो ये सब एरिया जो होते हैं फ्लोर एरिया में कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट, फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है? फ्लोर एरिया रेशियो टोटल कवर्ड एरिया एट फ्लोर लेवल इन अपॉन प्लॉट एरिया। जैसे आपका ये प्लॉट एरिया को कोई है, ये आपका कोई प्लॉट एरिया हो गया, इसमें मैंने बनाया बिल्डिंग, यहाँ पे जैसे बिल्डिंग कोई बना दी, मैंने यहाँ पे बिल्डिंग बना दी। ये एक यहाँ पे फ्लोर हो गया, इसके जस्ट ऊपर एक फ्लोर हो गया, इसके जस्ट ऊपर 3 फ्लोर का मैंने बिल्डिंग बना दी। तो 3 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी, उसमें से जो ए एरिया होगा इसको डिवाइड कर देंगे प्लॉट एरिया से। इस वाले एरिया को, ये जो अपना है प्लॉट एरिया है, इसको हम डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा फ्लोर एरिया रेशियो कहलाता है। तो फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग जनरली 142 टू 200 फ्लोर एरिया रेशियो जो होता है 140 से 200 के बीच रखा जाता है। फ्लोर एरिया इज मेनली यूज्ड फॉर कमर्शियल बिल्डिंग। फ्लोर एरिया का यूज जनरली हम कमर्शियल बिल्डिंग के यूज पर्पज से यूज करते हैं। कारपेट एरिया क्या होता है आपका? कारपेट एरिया इज द यूजफुल और लिवेबल एरिया ऑफ ए बिल्डिंग, यानी कि आपके रहने योग्य बिल्डिंग में जितने भी, जैसे आपका दरवाजा हुआ, खिड़की हुआ, जीना हुआ, आपका स्टेयर हुआ, ये सब स्टेयर आपका कारपेट एरिया में नहीं आता है, क्योंकि आप स्टेयर पे रहते थोड़ी ना हो। रहते तो आप अपने फ्लोर एरिया पे हो, अपने रूम में रहते हो, अपने बेडरूम में रहते हो। किचन एरिया भी आपका कारपेट एरिया में आएगा। डब्ल्यूसी आपका जो है उसमें कारपेट एरिया में आएगा, तो जो है कारपेट एरिया कहलाता है। कारपेट एरिया तभी लिखा है, कारपेट एरिया इज यूजफुल फॉर लिवेबल एरिया ऑफ बिल्डिंग। कारपेट एरिया इक्वल टू टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन, टोटल फ्लोर जितने भी होंगे और उसमें से सर्कुलेशन एरिया, वर्टिकल सर्कुलेशन जैसे आपका स्टेयर हुआ, उसमें से सर्कुलेशन एरिया माइनस कर देंगे तो आपका कॉर्पेट एरिया आ जाएगा। हर रेजिडेंशियल बिल्डिंग कार्पेट एरिया इज अबाउट 50 to 65% ऑफ प्लिंथ एरिया, यानी कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कार्पेट एरिया जो होता है 50 से 65% के बीच में प्लिंथ एरिया का होता है। नेक्स्ट, सर्कुलेशन एरिया क्या होता है? सर्कुलेशन एरिया इज द एरिया यूज फॉर मूवमेंट वन रूम टू अनदर रूम, वन रूफ टू अनदर रूफ, ये होता है आपका सर्कुलेशन एरिया। इट इंक्लूडेड पैसेज, कॉरिडोर, बरामदा, लॉबी एंड स्टेयर। सर्कुलेशन एरिया में आपका जो है ये सब शामिल होता है। आपका पैसेज हो गया, कॉरिडोर हो गया, बरामदा हो गया, लॉबी हो गया, स्टेयर हो गया, सब आपका आएगा। लिफ्ट हो गया, एक्सकेलेटर हो गया, ये सब आपका सर्कुलेशन एरिया में आएगा। वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया क्या होता है? वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया में जैसे ये कोई बिल्डिंग बन है आपकी,
हाँ, ये कोई बिल्डिंग है आपकी जैसे। मिनट। ये आपकी कोई बिल्डिंग है जैसे। अब इसके ऊपर एक और बिल्डिंग है मैंने बनाई। चलो इसे बना लिया। हमको यहाँ से अपनी छत पे जाना है फ्लोर लेवल से। तो यहाँ पे हमको स्टेयर की भी तो जरूरत होगी ऊपर चढ़ने के लिए। या लिफ्ट लगा दो यहाँ पे। यहाँ पे हम मैंने जैसे ऊपर हमको जाना है तो यहाँ यहाँ से होकर के मैं जाऊंगा ना। ये एरिया जो आपका होगा, ये वाला, एक मिनट, ये वाला एरिया जो होगा, इसको हम वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया के नाम से जानते हैं। एक छत से दूसरी छत पे जाना होगा तो उसे हम वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया के नाम से भी जानते हैं। ये आपका हुआ वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। एग्जाम्पल स्टेयर, लिफ्ट, रैंप, एक्सीलेटर्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इट इज अबाउट 4 to 5% ऑफ प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया का 4 से 5% वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया लिया जाता है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया क्या होता है? इट इज द एरिया यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अब प्रीवियस कौन बनाया, पिछली इमेज में देख लो। ये आपका स्टेयर वाला एरिया जो है, ये वाला, ये वाला, इसको माइनस कर देंगे तो वो जो बचेगा आपका, ये वाला, ये आपका हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया कहलाएगा। इसके लिए आपका जो है पैसेज आता है, कॉरिडोर आता है, बरामदा आता है, लॉबी आता है। इट इज अबाउट 10 to 15% ऑफ प्लिंथ एरिया, या प्लिंथ एरिया का 10 से 15% होता है। नेक्स्ट, कवर्ड और बिल्टअप एरिया। कवर्ड और बिल्टअप एरिया क्या होता है? बिल्टअप एरिया इंक्लूडेड कॉर्पोरेट एरिया, वॉल एरिया एंड सर्कुलेशन एरिया। बिल्टअप एरिया में हम ये सब शामिल करते हैं। मैक्सिमम बिल्टअप एरिया डिपेंड्स ऑफ प्लॉट साइड। अब इसको भी समझा दें। जैसे आपका कोई प्लॉट है, जैसे आपका प्लॉट है, आपका कोई ये प्लॉट है, माना कि इसमें जो है ये प्लॉट 200 मीटर स्क्वायर से अधिक है, तो इसका 60% एरिया जो होगा, 100% नहीं प्लॉट एरिया आपका कवर्ड एरिया कर सकते हो। बाहर कुछ ना कुछ तो मूवमेंट के लिए, बाहर निकलने के लिए तो रखोगे ही ना, ताकि हमारी गाड़ी वगैरह बाहर से अंदर आसानी से आ सके। तो 60% एरिया जो है प्लॉट एरिया के अंतर्गत लिया जाता है। अगर ये आपका 200 से 500 मीटर स्क्वायर का प्लॉट एरिया होगा तो 50% एरिया प्लॉट एरिया में कम होगा। अगर ये 500 से 1000 मीटर स्क्वायर होगा तो आपका 40% प्लॉट एरिया होगा। अगर प्लॉट एरिया का 40% लेंगे बिल्टअप एरिया, अगर आपका 1000 मीटर से स्क्वायर से अधिक होगा तो आपका 33.33% आपका प्लॉट एरिया लेंगे। नेक्स्ट, प्लॉट एरिया क्या होता है आपका? प्लॉट एरिया इज द टोटल लैंड एरिया अलॉटेड कंस्ट्रक्शन। प्लॉट एरिया जितनी दूर में हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उसे हम प्लॉट एरिया कहते हैं। इट इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर और एकड़। इसको हम स्क्वायर मीटर या एकड़ में भी मेजर कर सकते हैं। सर्विस एरिया क्या होता है? सर्विस एरिया इज इंक्लूडेड पेंट्री, स्टोर, बाथरूम, डब्ल्यूसी, ईटीसी, ये सब आपके जो है सर्विस एरिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, इतना ही है आज के लिए, इतना ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना चैप्टर है, चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर के सोच रहे हैं कि एमसीक्यूज करवा देंगे। फिर देन आपका चैप्टर नंबर 2, बिल्डिंग एस्टीमेट, ये चैप्टर चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।